भाग 9 इश्क की दीवानगी। रोहित से बात करने के बाद मीरा अपने कैबिन से बाहर चली जाती है। आज होटल में बनारस के किसी बड़े बिजनेसमैन के फैमिली मेंबर की बर्थडे पार्टी थी, जिसकी सारी तैयारियां वहां हो रही थी। मीरा पार्टी हॉल में पहुंचती है और खुद एक टांग पर खड़े होकर सारे अरेंजमेंट कराने लगती है। मीरा इतने सारे वर्कलोड से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो काम कराते कराते थक कर एक चेयर पर बैठ जाती है। हे महादेव, इससे अच्छा तो मैं अपने रिसेप्शन पर ही सही थी। कम से कम वहां मुझे आराम से बैठने को तो मिल जाता था। यहाँ तो पूरे दिन इधर से उधर भागो, कभी उस रूम में भागो, कभी ये अरेंजमेंट करवाओ, कभी वो करो। बस मैं पागल हो जाऊंगी भगवान, मुझसे और नहीं होगा। पता नहीं आशीष भाई इतना काम कैसे कर लेते हैं। मेरी तो इन 3-4 दिनों में ही हालत खराब हो गई है। भाई प्लीज जल्दी आ जाइए, वरना आपको ये मीरा किसी मेंटल हॉस्पिटल में मिलेगी। मीरा मन ही मन अपनी हालत पर परेशान होते हुए कहती है। तभी एक वर्कर से गलती से फ्लावर वास गिरकर टूट जाता है, तो मीरा उसे ध्यान से काम करने को कहती है। चल मीरा, खड़ी हो और अपने काम पर लग जा, क्योंकि तेरे बिना यहाँ एक काम भी नहीं होना है। मीरा चेयर से उठते हुए बोलती है और वो फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वहाँ सोनू भी आ जाती है और मीरा के साथ उसकी हेल्प करने में लग जाती है। दोनों मिलकर सारी तैयारियां करवाने लगती है। शाम तक पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स हो जाती है। फाइनली मीरा को अब अपने आप को रिलैक्स फील करने का मौका मिलता है। तभी सोनू वहाँ से जाने लगती है। तू कहाँ जा रही है? मीरा उसे जाते देखकर पूछती है। अब तेरा काम तो हो गया, तो अब मैं जाती हूँ, सोनू चेयर से खड़े होते हुए कहती है। रुक, तुझसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चल, मीरा उससे कहती है। मीरा और सोनू दोनों पार्टी हॉल से निकलकर मीरा के कैबिन में जाते हैं और कैबिन में जाकर अपने लिए चाय मंगाते हैं। कुछ देर बाद वेटर उनकी चाय लेकर आता है और चाय रखकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ, क्या बात करनी है तुझे? सोनू चाय पीते हुए कहती है। मुझे तेरे और जय के बारे में बात करनी है, मीरा उसके पास सोफे पर बैठते हुए कहती है। मेरे और जय के बारे में? तुझे हम दोनों के बारे में क्या बात करनी है? सोनू थोड़ी सी हैरान होते हुए कहती है। हाँ, तुम दोनों के बारे में ही बात करनी है। मुझे आज जय ने बताया कि उसकी माँ तुम दोनों की शादी के लिए मान गई है। जय भी चाहता है कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो, और ये सही बात भी तो है। लेकिन जय शादी के बाद दिल्ली जाना चाहता है, क्योंकि उसकी यहाँ से भी अच्छी जॉब लग गई है। लेकिन तुम हो कि वहाँ जाना ही नहीं चाहती। क्यों, बताओ। मीरा उसे सारी बात बताती है। जब तू सारी बात जानती है तो ये भी जानती होगी कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। सोनू अपनी चाय खत्म करते हुए सामने मेज पर रखते हुए कहती है। हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या तू जय से प्यार नहीं करती है? हाँ, मीरा उसे सीधा सवाल पूछती है। हाँ, मैं जय से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुझसे भी प्यार करती हूँ, और मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सोनू स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे कहती है। सोनू देख, मेरी बात सुन। हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी बिना परिवार और माँ बाप के बिना गुजारी है। बचपन से ही परिवार और उनके प्यार के लिए तरसे हैं, लेकिन अब महादेव तुझे एक परिवार देना चाहते हैं, तो तू क्यों ठुकरा रही है उसे? जहाँ तक मेरी बात है, अगर तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगी। समझ रही है ना तू मेरी बात? मीरा ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन मीरा, तू यहाँ अकेले कैसे रहेगी? कैसे रहेगी? सोनू दुखी होते हुए कहती है। तू मेरी चिंता मत कर, आशीष भाई और भाभी है ना, और अगर तुझे मेरी ज्यादा याद आए तो तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ जाना, या मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं जय को जानती हूँ, वो तुझे इतना खुश रखेगा कि वो तुझे मेरी याद कभी नहीं आने देगा। समझी बुद्धू? मीरा उसके सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहती है। लेकिन मीरा, सोनू ने नम आंखों से कहा। लेकिन कुछ नहीं, अब तू जैसे शादी करने के बाद दिल्ली जा रही है तो जा रही है, मतलब जा रही है, बस। अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मीरा ने उसकी बात काटते हुए उस पर अपना हुक्म चलाते हुए कहा। मुझसे फोन पर रोज बातें करना और किसी से पंगा मत लेना, समझी ना तू? सोनू ने ये कहते हुए रोते हुए मीरा के गले से लग जाती है। मीरा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उन आंसुओं को जल्दी से पोंछ लेती है। और आंसू आए भी क्यों ना, दोनों ने अपना बचपन और बड़े होने तक का सफर एक साथ तय किया है। वो एक दूसरे की सुख और दुख के साथ ही एक दूसरे का परिवार, सब कुछ वो दोनों ही तो थी। अब एक दूसरे से उन्हें बिछड़ना होगा, एक दूसरे से अलग होना होगा। इसलिए सोनू बहुत दुखी थी। दुख तो मीरा को भी बहुत हो रहा था, पर अगर वो सोनू के सामने कमजोर पड़ जाती तो सोनू कभी भी जय के साथ उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए मानती ही नहीं। अच्छा चल बस कर, अगर ज्यादा ही जुदाई का गम है ना, तो वही मेरे लिए भी कोई लड़का ढूंढ लेना, फिर दोनों हमेशा हम साथ में ही रहेंगे। मीरा उसका मूड ठीक करने के लिए ये सब कहती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तूने, मैं आज ही जैसे बात करूंगी कि फटाफट दिल्ली में तेरे लिए कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढ ले, सोनू कहती है, और वो दोनों हंसने लगती है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, मीरा उसके गले से लगते हुए कहती है। रात का वक्त, रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों की डेकोरेशन से पार्टी हॉल बहुत ही सुंदर लग रहा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी, सब लोगों का आना भी शुरू हो गया था। तभी वहाँ वो शख्स आता है जिसने ये पार्टी अपने परिवार के मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइज की थी। अनुज बिरला, जो लगभग 50 साल के व्यक्ति थे। अनुज बिरला बनारस के जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने ये पार्टी अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर रखी थी। मीरा उनके पास आकर उन्हें वेलकम करती है। अनुज अंदर आते हैं तो उस पार्टी की डेकोरेशन और अरेंजमेंट को देखकर वो बेहद खुश हो जाते हैं। मीरा वहां से जाकर सबको अच्छे से काम करने के बारे में समझाने लगती है कि तभी उसकी नजर सामने से आते एक लंबे गोरे फिट
ब्लू थ्री पीस पहने हुए एक इंसान पर पड़ती है, जिसे देखकर मीरा की आंखें बाहर आने को तैयार हो गई थी। वहां मौजूद सारी लड़कियां तो बस उस इंसान के चार्म में ही खो जाती है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा उस इंसान को देखकर अपने आप से बड़बड़ाती है। ये कोई और नहीं, रुद्र ही था, जिसने खुद पर्सनली अनुज बिरला ने इस पार्टी में इनवाइट किया था। अनुज को जैसे ही पता चला कि इस होटल में रुद्राक्ष सिंह राठौर ठहरा हुआ है, उसने खुद जाकर रुद्र को पार्टी में आने का इनविटेशन दिया था। रुद्र जब अंदर आ रहा था तो उसकी नजर सामने मीरा पर पड़ जाती है। रुद्र को महसूस होता है कि मीरा एकटक उसे घूर रही थी। मीरा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे किसी ने नोट नहीं किया। रुद्र को खुद की ओर देखते हुए देखकर मीरा तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटा लेती है। हे भोलेनाथ, आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं? मैं जितना इस राक्षस से दूर जाना चाहती हूँ, उतना ये बार बार मेरे सामने आ जाते हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा अपने मन में कहती है। रुद्र को देखकर अनुज उसके पास जाता है। रुद्र उनसे हाथ मिलाता है और रुद्र उनके बेटे को बर्थडे विश करते हैं। रोहित पीछे से आकर उनके बेटे को गिफ्ट देता है। मीरा, यहाँ से चुपचाप निकल ले, वरना इस राक्षस की दृष्टि तुझ पर पड़ गई ना तो फिर तू गई काम से। मीरा मन ही मन कहती है। मीरा चुपचाप बिना रुद्र की नजरों में आए पार्टी हॉल से बाहर निकल जाती है। वो बाहर निकलकर कॉरिडोर में आती है। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी से बाहर जाते हुए उसे रुद्र ने नहीं देखा है, लेकिन रुद्र जब वहां आया था तब से उसकी नजरें सिर्फ मीरा पर ही थी और उसने मीरा को ऐसे बचते बचाते वहां से बाहर जाते हुए देख लिया था। मीरा की ये बचकानी हरकतें देखकर रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। हाँ, बच गई। और एक लंबी चैन की सांस लेते हुए मीरा कहती है। तभी एक वेटर मीरा के पास आता है। उसे देखकर एक पल के लिए मीरा डर सी जाती है, फिर वेटर को देखकर वो रिलैक्स हो जाती है। मैम, आपको आशीष सर बुला रहे हैं। वेटर उससे बोलता है। क्या? आशीष भाई आ गए हैं? मीरा खुश होते हुए वेटर से पूछती है। लेकिन वो कब आए? पर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो मुझसे खुद मिलने क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? मीरा खुद में ही बड़बड़ाती है। ये हमें नहीं पता मैम, उन्होंने बस आपको बुलाने के लिए कहा है। वेटर बोलता है। अच्छा ठीक है, लेकिन उन्होंने बुलाया कहाँ है? मीरा पूछती है। वेटर अपनी हाथ की उंगली से इशारा करके मीरा को वो जगह दिखाता है। मीरा उस जगह की ओर देखती है जहाँ वो वेटर इशारा कर रहा था। मीरा देखती है कि वो वेटर बाहर गार्डन में एक परी के बहुत बड़े स्टैचू की ओर इशारा कर रहा था। इतना कर वो वेटर वहां से चला जाता है। मीरा को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। आशीष भाई अगर वापस आ गए हैं तो अंदर क्यों नहीं आए और मुझे वहां क्यों बुला रहे हैं? कोई नहीं, शायद उन्हें कुछ काम होगा, मीरा अपने मन में कहती है और वहां से गार्डन की ओर चल देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 10, इश्क की दीवानगी। रात का वक्त। राजस्थान एयरपोर्ट पर बहुत सारे आदमी जिन्होंने एक जैसे काले कपड़े पहने हुए थे। शायद वो सभी किसी के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। वो बॉडीगार्ड्स वहां खड़ी हुई लोगों की भीड़ को साइड कर रहे थे। तभी वहां लगभग 70 साल की बुजुर्ग औरत जिन्होंने महंगी व्हाइट रंग की साड़ी और गले में महंगा रानी हार पहने हुई थी। उस औरत के चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उनके साथ लगभग 23 साल की लड़की जिसने एक बहुत महंगी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में एयरपोर्ट के अंदर आते हैं। ये कोई और नहीं, रुद्र की दादी रुक्मणी सिंह राठौर और रुद्र की बहन काव्या सिंह राठौर थी। रुक्मणी जी और काव्या वहां से अपने चॉपर की तरफ जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। दादी, हम बिना भाई को बताए उनके पास बनारस जा रहे हैं, कहीं भाई गुस्सा ना हो जाए। चॉपर के अंदर आने के बाद काव्या अपनी दादी के पास बैठते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा काव्या, आप चिंता ना करें, बस एक बार हम बनारस पहुंच जाएं। इस बार रुद्र की शादी करा कर ही वापस राजस्थान लौटेंगे। उसकी मनमानी बहुत हो गई। रुक्मणी जी काव्या के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, सच में दादी, लेकिन भाई से कौन सी लड़की शादी करेगी? उनके गुस्से के डर से हर कोई उनसे दूर रहता है। बेचारी वो लड़की जो रुद्र भाई को बर्दाश्त करेगी, जो भाई से शादी करेगी, भाई के गुस्से से उन्हें भगवान बचाए। काव्या मुंह लटकाकर बोलती है, आप फिक्र ना करें काव्या, महादेव ने हमारे रुद्र के लिए कोई ना कोई ऐसी लड़की जरूर बनाई होगी जो रुद्र और उनके गुस्से को शांत कर सके। रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए कहती है। दूसरी तरफ होटल में मीरा गार्डन में बने परी के स्टैचू के पास आती है, लेकिन उसे वहां आशीष नहीं मिलता है। वो स्टैचू के पीछे की ओर वहां भी जाती है, वहां भी कोई नहीं था। मीरा इधर उधर आशीष को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे आशीष कहीं नहीं दिखाई देता। ये भाई भी अजीब है, मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब हो गए। तू भी मीरा कुछ ज्यादा ही सोचती है। हो सकता है कि भाई को कोई जरूरी काम आ गया हो, इसलिए वो चले गए हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ना कुछ देर यहीं पर उनका इंतजार करती हूँ। और वैसे भी अंदर जाकर उस शैतान को देखने से तो अच्छा है कि मैं यहीं पर रहूं, मीरा अपने आप से बोलती है। मीरा गार्डन में घूमते हुए वहाँ के सुंदर नजारे को देखने लगती है। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे। परी के स्टैचू के पास चलता हुआ फाउंटेन, ठंडी ठंडी हवाएं, मीरा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मीरा चलते चलते एक जगह पर रुक जाती है और अपनी आंखों को बंद करके अपने चेहरे पर वहाँ पर चल रही सर्द हवाओं को महसूस करने लगती है। मीरा कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है।
थोड़ी देर बाद मीरा अपनी आंखें खोल लेती है। हाँ, बहुत देर हो गई है, लेकिन ये आशीष भाई अभी तक आए ही नहीं है। शायद उन्हें कोई बहुत जरूरी काम आ गया होगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही भाई के पास चली जाती हूँ। मीरा मन ही मन सोचती है। मीरा सोच ही रही थी कि तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मीरा को लगता है कि आशीष आ गया है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। भाई, मीरा पीछे मुड़ते हुए बोलती है, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह पे शब्द रह ही जाते हैं, क्योंकि उसके सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर मीरा हैरान हो जाती है। इस वक्त उसके सामने आशीष नहीं बल्कि रुद्र खड़ा हुआ था। मीरा के चेहरे पर उड़ी हुई हवाइयां देखकर रुद्र एक तिरछी स्माइल करता है। मिस त्रिपाठी, कैसी हैं आप? रुद्र अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है। मीरा पहले तो रुद्र को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक सी जाती है, लेकिन फिर उसे गुस्से में देखती है। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या नहीं, ये आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। मीरा गुस्से से रुद्र को बोलती है। रुद्र को मीरा की एरोगेंट भरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसकी बातों पर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। उससे आज तक किसी ने इस तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि मीरा के लिए ऐसा वो क्यों कर रहा था। मीरा अपनी बात बोलकर वहां से जाने लगती है। मीरा जैसे ही रुद्र के साइड से निकलकर जा रही थी, तभी रुद्र पीछे से मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मीरा सीधा रुद्र के सीने से आ लगती है और फिर रुद्र कमर से उसे पकड़कर खुद की ओर समेट लेता है। इतनी भी क्या जल्दी है मिस त्रिपाठी? मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ और तुम मुझसे बिना बात किए ही जा रही हो। ये तो गलत बात है ना? और वैसे भी तुमने मुझे बहुत इग्नोर कर लिया, अब आमने सामने बात होगी। रुद्र उसको अपने और करीब करते हुए कहता है। मुझे आपसे ना मिलना है और ना ही कोई बात करनी है, इसलिए अभी इसी वक्त मुझे छोड़िए। मीरा गुस्से से भरी हुई नजर रुद्र पर डालते हुए कहती है और अपने आप को रुद्र की पकड़ से आजाद कराने की कोशिश करने में लग जाती है। तुम्हें मुझसे बात करनी भी होगी और मुझसे मिलना भी होगा, तुम चाहो या ना चाहो। रुद्र उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए कहता है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मीरा उसे घूरते हुए कहती है। क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ। रुद्र उसके गाल को किस करते हुए कहता है। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर राठौर, आपकी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मीरा गुस्से में उसके सीने पर हाथ रखकर रुद्र को पीछे की ओर धक्का देते हुए कहती है। मीरा के धक्का देने पर रुद्र कुछ ही दूर पीछे हट पाता है, लेकिन उसे मीरा की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से मीरा की कमर को पकड़कर खुद से सटा लेता है। तो तुम्हें किसके छूने से अच्छा लगता है? हाँ, रुद्र गुस्से में बोलता है। उसे आज का दिन मीरा और जय एक साथ जो बातें करते हुए देखता है और वो हंसने वाला इंसिडेंट रुद्र की आंखों के सामने घूमने लगता है, जिससे रुद्र को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों मीरा से खुद का दूर जाना या दूसरे जब कोई मीरा के करीब आते हैं ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो पा रहा है। मीरा जब रुद्र की गुस्से से लाल हुई आंखों में देखती है तो वो डर से सहम जाती है, लेकिन वो अपने डर को चेहरे पर आने नहीं देती है। आपसे मतलब? और ये सब मुझसे पूछने वाले आप होते कौन हैं? मैं किसके साथ हंसती हूँ, किससे बोलती हूँ, मैं ये आपको क्यों बताऊं? हाँ, मीरा उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहती है। इतना सुनते ही रुद्र गुस्से में मीरा को घुमा देता है और मीरा की पीठ रुद्र के सीने से जा लगती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा देता है। रुद्र ने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि मीरा के हाथ में बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन मीरा अपना दर्द रुद्र के सामने नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने चेहरे पर दर्द की एक शिकन भी नहीं लाती है। बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, समझी? रुद्र उसके कान के पास जाकर धीरे से मगर गुस्से भरी आवाज में बोलता है। ये सुनकर मीरा एक पल को बहुत डर जाती है। जिस तरह रुद्र ने उससे अभी जो कहा और उसकी आंखों में इस वक्त जो गुस्सा था, वो सब रुद्र को मीरा के सामने अलग तरह से पेश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र उसके पीछे क्यों पड़ा है। मिस्टर राठौर, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मीरा चिल्लाते हुए उससे पूछ लेती है, क्योंकि मीरा बहुत परेशान हो चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि रुद्र आखिर उससे क्या चाहता है, क्यों वो उससे इस तरह पेश आ रहा है। तुम्हें? रुद्र ये बोलकर मीरा की गर्दन को चूम लेता है। रुद्र उसको वापस घुमाकर मीरा की कमर को पकड़कर फिर से अपने करीब खींच लेता है और मीरा वो तो रुद्र का जवाब सुनते ही लगभग गुस्से और सदमे से पागल ही हो जाती है। मिस्टर राठौर, लगता है आप पागल हो गए। आप अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। आप जाकर अपने दिमाग का इलाज कराइए। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो आपने मांगी और आपको मिल गई। इतना तो मैं आपको देखकर बोल ही सकती हूँ कि आपको लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी, तो उन्हीं के पास जाइए ना, वही आपके लिए अच्छा होगा। समझ में आई मेरी बात? मीरा उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है। सही कहा तुमने मिस मीरा, मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए। रुद्र ये कहकर मीरा को छोड़ देता है। मीरा तो हैरान रह जाती है। रुद्र पीछे की ओर पलटकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक रुद्र पीछे मुड़कर झटके से मीरा को अपने पास खींच लेता है, जिसके लिए मीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रुद्र उसकी खुली कमर को हाथों के घेरे में बांध लेता है। मीरा कुछ रिएक्ट कर पाती कि उसके पहले रुद्र उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले चुका था। रुद्र के ऐसा करने से मीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो रुद्र के सीने पर अपने हाथों से मुक्कों की बरसात कर देती है, उसे पीछे की ओर धक्का देने लगती है, लेकिन रुद्र पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। वो तो बस मीरा को किस कर रहा था। वो मीरा के होठों में खो चुका था।
मीरा के वार के साथ रुद्र का किस धीरे धीरे पैशनेटली किस में बदलता जा रहा था। कुछ मिनट बाद मीरा की सांसें उखड़ने लगती है। रुद्र का मन तो था ही नहीं कि वो मीरा को किस करना बंद कर दे, लेकिन फिर रुद्र धीरे से मीरा के होठों को अपने होठों से आजाद करता है, पर मीरा को खुद से दूर नहीं करता। मीरा लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने लगती है। आपकी मीरा बोलने ही वाली होती है। आज से, अभी से, बल्कि इसी पल से तुम मेरी हो, और तुम जितनी जल्दी इस बात को जान लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे आसपास मुझे कोई लड़का दिखाई दिया तो वो दिन उस इंसान का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। रुद्राक्ष सिंह राठौर को बिल्कुल पसंद नहीं जो उसका है उसकी ओर कोई और आंख उठाकर भी देखे। रुद्र उसके होठों पर अपने अंगूठे को फिराते हुए कहता है। ये कहकर वो मीरा को छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। मीरा वहां खड़ी बस रुद्र को जाते हुए देख रही थी। इस वक्त रुद्र के कहे हुए शब्द मीरा के कान में गूंज रहे थे। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मिस्टर राठौर, आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? तुम्हें, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 11, इश्क की दीवानगी। रुद्र के वहां से चले जाने के बाद मीरा हैरान सी एक मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी। रुद्र की कही बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन की आवाज सुनकर मीरा अपने सेंस में वापस आ जाती है और फोन की स्क्रीन को देखती है। उस पर होटल स्टाफ के मेंबर का फोन था, इसीलिए मीरा जल्दी से फोन पिक कर लेती है। आप परेशान मत होइए, मैं बस कुछ ही देर में वहां आ रही हूँ। फोन की दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनकर मीरा बोलती है। फिर मीरा फोन कट करके तेजी से पार्टी हॉल की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही रुद्र पार्टी में वापस आ जाता है, उसे वहां देखकर आलिया जल्दी से रुद्र के पास आ जाती है। रुद्राक्ष, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आलिया अपने दांतों को दिखाकर ओवर स्वीटनेस की दुकान बनते हुए रुद्र से कहती है। रुद्र आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे पार्टी हॉल में मेन दरवाजे से मीरा अंदर आती हुई दिखाई देती है। मीरा उसी तरफ से आ रही थी। उसे देखते ही रुद्र के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। मुझे ना बहुत प्यास लगी थी, रुद्र ने अपने होठों पर उंगली से छूते हुए मीरा को देखते हुए कहा। मीरा जब वहां से क्रॉस होती है तो वो रुद्र की कही हुई बात सुन लेती है, क्योंकि रुद्र ने जानबूझकर उसे सुनाने के लिए ये बात थोड़ी तेज आवाज में बोली थी। मीरा उसकी तरफ जलती हुई निगाहों से देखती है। उसे रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो मजबूर थी। वो रुद्र को ना तो कुछ कह सकती थी और ना ही उसके सामने कुछ कर सकती थी। इसीलिए माहौल और समय की मजबूरी को देखकर मीरा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहां से निकल जाती है। इधर आलिया, जो रुद्र का जवाब सुनकर थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई थी, क्योंकि रुद्र ने जो कुछ भी कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो बेवकूफ की तरह रुद्र को देख रही थी। रुद्राक्ष, अगर आपको प्यास लगी थी तो आप बाहर क्यों गए थे? पानी तो यही था ना? आलिया हैरानी से कहती है। नथिंग, लीव, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। रुद्र रिलैक्स होते हुए कहता है। रुद्र के कहने पर आलिया को बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आलिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रुद्र उसके अलावा किसी भी लड़की की ओर देखे या उससे बात भी करे। रुद्र और आलिया दोनों अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन आलिया बातें कम और उसे तार ज्यादा रही थी। उसको बस रुद्र के करीब रहने का बहाना चाहिए था, जो उसे मिल गया था। वो एक पल के लिए भी रुद्र से दूर नहीं रहना चाहती थी। किसी अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से एक स्टाफ मेंबर ने मीरा को फोन करके बुलाया था। सभी बहुत परेशान थे। मीरा ने वहां पहुंचकर सबकी मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब मीरा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पूरे दिन इतना काम, भाग दौड़ और ऊपर से सबसे बड़ी परेशानी द ग्रेट रुद्राक्ष सिंह राठौर, जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। एक बार तो मीरा होटल के काम और भाग दौड़ से नहीं थकती, लेकिन उस रुद्र से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और कुछ देर पहले रुद्र ने जो बातें कही उसे सुनकर मीरा तो लगभग सांसें लेना भी भूल गई थी। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रखी थी। ये मीरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मीरा एक आखिरी बार पार्टी हॉल में जाकर सब कुछ अच्छे से चेक करने का सोचती है, और फिर उसके बाद मीरा एक मिनट के लिए भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि अब वो एक पल के लिए भी रुद्र का सामना नहीं करना चाहती थी। मीरा जैसे ही हॉल में आती है तो अनजाने में ही उसकी नजर सीधा रुद्र की नजरों से जा मिलती है। मीरा को देखते ही रुद्र तो हमेशा की तरह उसमें खो सा जाता है, लेकिन रुद्र को देखते ही मीरा को कुछ देर पहले रुद्र का उसे किस करना और उसकी सारी कही हुई बातें एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगती है। ये सब सोचते ही मीरा तुरंत पीछे की ओर पलटकर वहां से जाने लगती है कि अचानक उसके सामने से आते हुए जय से टक्कर हो जाती है। मीरा नीचे गिरने ही वाली होती है कि जय उसकी कमर और हाथ को मजबूती से पकड़कर उसे संभाल लेता है। मीरा को लगता है कि आज उसे बहुत चोट लगने वाली है, लेकिन अपने आप को सही सलामत महसूस कर मीरा की सांस में सांस आती है, वरना उसे लगा था आज तो उसकी हड्डी पसली गई। थैंक यू जय, तुमने आज बचा लिया, वरना अब तक तो मेरा चेहरे का नक्शा ही बदल चुका होता। मीरा सही तरीके से खड़े होते हुए कहती है, तुम दोनों सहेलियों को क्या गिरते पड़ते रहने की आदत है, या फिर इसके अलावा तुम दोनों को कुछ काम और आता ही नहीं है? हमेशा से सोनू ही गिरती पड़ती रहती है और आज तुम।
तुम भी मीरा? जय जानबूझकर मीरा को छेड़ते हुए कहता है, जय, मेरी सोनू के बारे में कुछ मत कहना, वरना तुम यहाँ गिरते पड़ते नजर आओगे, समझे ना? मीरा उसे हल्के हाथ से मारते हुए झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, जो हुकुम सोनू की बॉडीगार्ड साहिबा। जय कहते हुए हंसता है तो मीरा भी हंस देती है। मीरा और जय दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं। तभी मीरा को किसी नजरों की तपिश खुद पर महसूस होती है। मीरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मारिच और तारका के खानदान का सबसे बड़ा शैतान आज यहाँ साक्षात प्रकट हो गया है। मीरा देखती है रुद्र लाल आंखों वाले शैतान की तरह उसे घूर रहा था। मीरा का तो दिल ही बैठ जाता है। जय ने जब मीरा की कमर और हाथ को छुआ तो ये देखकर रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी जय और मीरा का इतने पास होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मीरा, वो बिना आसपास देखे जय से हंस हंस कर बातें कर रही थी। रुद्र इस वक्त जय और मीरा को ऐसे देख रहा था जैसे शेर अपने शिकार को देखता है और बस किसी भी पल वो अपना शिकार करने ही वाला हो। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर मीरा की हालत खराब होने लगती है। उसे रुद्र की कही हुई बात याद आ जाती है, अगर आज के बाद तुम्हारे आसपास और कोई भी लड़का दिखाई दिया ना तो वो दिन उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये सोचते ही मीरा तुरंत ही जय से दूर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जय के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। मीरा इतना तो जान चुकी थी कि रुद्र बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। जय, मुझे जाना है, बहुत लेट हो रहा है। सोनू मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना और सुनो, जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मीरा एक ही सांस में सब कुछ बोल देती है। ये बोलकर वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। जैसे अगर वो एक पल भी यहाँ और खड़ी रही तो रुद्र उसे अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर देगा। पागल है ये दोनों। मीरा के ऐसे हड़बड़ाहट में जाते हुए देखकर जय हंसते हुए कहता है और वो अपना काम करने में लग जाता है। मीरा के जाने के बाद रुद्र गुस्से में जय को देखता है। बेचारा जय, उसे तो पता भी नहीं था कि वो बिना किसी वजह के रुद्र की नजरों में आ चुका था। रोहित, रोहित! रुद्र गुस्से से रोहित को आवाज देता है। उसके पीछे खड़ा रोहित भी उसे ऐसे गुस्से में देखकर डर के कांप जाता है। यस सर, यस सर, रोहित डरते हुए बोलता है। मुझे इस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से जल्दी। रुद्र गुस्से में जय की तरफ देखते हुए बोलता है। ओके सर, रोहित ने कहा। रोहित को जय की सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलकर रुद्र गुस्से में तेजी से चलते हुए पार्टी से बाहर चला जाता है। पता नहीं किसने अपनी मौत को दावत देने के लिए सर को इतना गुस्सा दिला दिया है। एक तो वैसे ही रौद्रदेव शांत कहाँ रहते हैं, अब पता नहीं किसने इन्हें इतना ज्यादा भड़का दिया है। हे महादेव, कोई तो भेज दो जो इन्हें शांत रख सके और तब जाकर मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। रोहित परेशान सा होता हुआ अपने काम पर लग जाता है। इधर मीरा तेजी से चलते हुए लिफ्ट की ओर चली जाती है। वहां पहुंचकर अपनी चलती तेज सांसों पर काबू पाने की वो कोशिश करने लग जाती है। वो लिफ्ट के बटन को प्रेस करती है और लिफ्ट ओपन कर मीरा जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाती है तो लिफ्ट का दरवाजा बंद होते हुए अचानक से रुक जाता है, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है तभी लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच एक पैर आकर उसे रोक लेता है। मीरा हैरानी से उस पैर की ओर देखती है और फिर अपनी नजरें ऊपर की ओर कर सामने देखती है। उसके सामने साक्षात शैतान का रूप लिए रुद्र खड़ा था, जो सिर्फ उसे ही घूर रहा था। रुद्र को वहां देखकर मीरा डर जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इससे पहले कि मीरा कुछ कर पाती, उससे पहले रुद्र तेजी से लिफ्ट के अंदर आ जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 12, इश्क की दीवानगी। मीरा हैरानी से उस पैर की ओर देखती है और फिर अपनी नजरें ऊपर की ओर करके सामने देखती है। उसके सामने साक्षात शैतान का रूप लिए हुए रुद्र खड़ा था, जो सिर्फ उसे ही घूर रहा था। रुद्र को वहां देखकर मीरा डर जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इससे पहले कि मीरा कुछ कर पाती, उससे पहले रुद्र तेजी से लिफ्ट के अंदर आ जाता है। रुद्र के लिफ्ट के अंदर आने के बाद लिफ्ट बंद हो जाती है। रुद्र जलती हुई आंखों से मीरा को देख रहा था। उसको इतने गुस्से में देखकर मीरा का इस वक्त डर से बुरा हाल हो गया था। उसे नहीं पता था कि यह शैतान उसके साथ अब क्या करने वाला है। अचानक से रुद्र आगे की ओर बढ़ता है और मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही मीरा घबरा जाती है। रुद्र उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसकी कमर को रगड़कर साफ करने लगता है, जहां पर उसने गिरने से बचाते वक्त जय ने उसकी कमर को छुआ था। रुद्र को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि किसी और लड़के ने मीरा को छुआ भी कैसे। उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मीरा उसकी इस हरकत से सहम सी जाती है। रुद्र के हाथ उसकी खुली कमर पर तेजी से चल रहे थे। वो मीरा की कमर को ऐसे छू रहा था जैसे किसी ने उसका बेहद ही प्यारा सामान गंदा कर दिया हो। रुद्र अपनी मीरा के ऊपर से जय की छुअन को साफ कर रहा था। अब मीरा को दर्द होने लगा था, लेकिन रुद्र बहुत गुस्से में था और मीरा के हाथ को रगड़कर साफ करने लगता है। वो बस मीरा की कमर और हाथों पर से जय का टच मिटा देना चाहता था। मिस्टर राठौर, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मीरा चिल्लाते हुए कहती है। मीरा के चिल्लाने पर रुद्र होश में आता है। उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था। अपनी जलन में वो इतना अंधा हो गया था कि वो मीरा को दर्द पहुंचा रहा था। जब वो मीरा की कमर को देखता है जो लगभग लाल हो चुकी थी, उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। उसे मीरा के लिए बुरा लगता है। रुद्र उसको अपनी पकड़ से आजाद कर देना चाहता था और फिर वो उसे आजाद कर देता है।
आपकी परेशानी क्या है? आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आखिर आप हमसे चाहते क्या है? मीरा गुस्से में उसको दूर करते हुए कहती है। रुद्र, जिसे इस वक्त मीरा के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर रुद्र को गुस्सा आ जाता है। अब उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये लड़की उस लड़के के साथ तो बहुत हंस-हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन जब भी मेरे साथ होती है, या तो हमेशा गुस्से में रहेगी या सिर्फ चिल्लाएगी। रुद्र अपने मन में गुस्से में कहता है। रुद्र तुरंत ही लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा देता है, जिससे लिफ्ट रुक जाती है और वो मीरा का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट की दीवार से लगा लेता है। मीरा उसकी हरकत से बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। तुम्हें जानना है ना कि मैं क्या चाहता हूँ? तो सुनो, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है, समझी? या और कुछ जानना चाहती हूँ? ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम अपने दिमाग में बिठा लो। रुद्र उसके बहुत नजदीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है और मीरा एक पल को उसकी आंखों में देखती ही रह जाती है। और मैंने कहा था ना कि तुम्हारे आसपास मुझे कोई और लड़का नजर नहीं आना चाहिए, वरना उसके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब जो कुछ भी उस लड़के के साथ होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। रुद्र बेहद गुस्से में बोलता है। मीरा उसकी लाल हुई आंखों में देखकर बहुत डर जाती है और उसे जय की बहुत चिंता होने लगती है। उसे पता था कि जय की कोई गलती नहीं है, वो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ अनजाने में हुआ था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी जो भी गलती, मतलब जो भी हुआ वो गलती से हुआ, उसमें जय की कोई गलती नहीं थी। प्लीज प्लीज आप जय के साथ कुछ नहीं करेंगे। आप चाहते हैं इसलिए मैं जय से दूर रहूंगी, पर आप प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा। आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे। मीरा घबराते हुए कहती है। मीरा को घबराते हुए देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसे जय से दूर करने के लिए रुद्र को ये सब करना जरूरी था। तुम उससे दूर रहो, इसी में उस लड़के का फायदा है, रुद्र बोलकर उसके माथे पर किस कर देता है और लिफ्ट का प्ले बटन दबा देता है। रुद्र अभी भी मीरा से अलग नहीं हुआ था। उसे मीरा की खूबसूरती और उसके कांपते होंठ उसे हद से ज्यादा करने के लिए उकसा रहे थे। मीरा जब रुद्र को अपने आप को इस तरह देखते हुए पाती है तो उसकी धड़कन रुक सी जाती है। इससे पहले रुद्र आगे और कुछ करने की गुस्ताखी करता, उससे पहले ही लिफ्ट अपने फ्लोर पर आकर रुक जाती है और मीरा तेजी से रुद्र को पीछे की ओर धक्का देकर लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। उसकी इस जल्दबाजी में की गई हरकत से रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। पता नहीं क्यों मीरा, जब भी तुम्हें देखता हूँ मन करता है बस तुम्हें देखते ही रहूं। मैंने ऐसा आज तक किसी और लड़की के लिए महसूस नहीं किया। ये फीलिंग्स बहुत अलग है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, रुद्र अपने मन में कहता है। सुबह का वक्त, बनारस एयरपोर्ट। चॉपर सुबह बनारस एयरपोर्ट पर पहुंचती है। दादी और काव्या चॉपर से बाहर निकलते हैं। उनके बाहर आते ही जल्दी ही सारे बॉडीगार्ड्स उन्हें चारों तरफ से कवर करने के लिए कार तक जाते हैं। दादी और काव्या कार में बैठ जाती हैं और कार होटल सनशाइन के लिए निकल जाती है। दादी, हम भाई से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हमें ना डर भी बहुत लग रहा है। भाई हमें बहुत डांटेंगे दादी, हम उन्हें बिना बताए यहाँ जो आ गए हैं, काव्या घबराते हुए कहती है। काव्या, आप बिना वजह इतनी परेशान हो रही हैं, हम है ना, इसलिए आप बिल्कुल भी मत डरिए, दादी उसे शांत करते हुए कहती है। आई होप सो दादी, काव्या अपनी फिंगर क्रॉस करते हुए कहती है। रुद्र बेटा, हम आपके पास आ रहे हैं और इस बार आपकी शादी करा कर ही यहाँ से वापस जाएंगे, दादी अपने मन में कहती है। सुबह का वक्त, होटल। मीरा आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज फाइनली आशीष वापस आ रहा था और अब वो इस जिम्मेदारी से रिहा होकर अपने घर जा सकती थी। लेकिन मीरा इसलिए भी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि अभी तक उसे सुबह से उस शैतान सिंह राठौर का चेहरा देखने जो नहीं मिला था। मीरा खुश होते हुए जा रही थी कि तभी उसके सामने से आती हुई सोनू दिखती है। सोनू को देखकर मीरा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। क्या बात है मैडम, आज बहुत खुश हो? सोनू उसे खुश होकर देखकर बोलती है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज आशीष भाई आ जाएंगे और फिर मैं इस जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊंगी। बस मैं अपना काम करूंगी यार, बस मैं अपना काम करूंगी, मीरा खुश होते हुए कहती है। चल अच्छा है, कम से कम अब मुझे कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खा खा के मेरे पाचन तंत्र का संतुलन हिल गया है यार। अब तू मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना, सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल माय लॉर्ड, मीरा बात को सुनकर हंसते हुए कहती है। मीरा और सोनू दोनों अपने अपने काम के लिए चली जाती हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भागते रह, इश्क की दीवानगी। सुबह का वक्त, होटल के आगे एक बड़ी काले रंग की मर्सिडीज आकर रुकती है। उस मर्सिडीज के पीछे कुछ और गाड़ियां भी रुकती है। उन गाड़ियों में से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और एक बॉडीगार्ड आकर जल्दी से उस काले रंग की कार का गेट खोलता है। उस कार में से दादी और काव्या बाहर निकलते हैं। दादी और काव्या कार से निकलते हैं और जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं तभी सारे बॉडीगार्ड्स उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और वे सभी होटल की अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये सभी बॉडीगार्ड्स रुद्र ने दादी और काव्या की सुरक्षा के लिए हायर किए थे, जो हर वक्त उनके साथ ही रहा करते थे और एक पल के लिए भी दादी और काव्या को अपनी नजरों से अलग नहीं होने देते थे। लेकिन काव्या को इन सब से बहुत चिढ़ होती थी। वो आजाद रहना चाहती थी, पर वो कभी भी रुद्र के फैसले को टाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र उनकी हमेशा फिक्र ही करते रहते हैं। इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा।
फाइनली दादी हम भाई के पास और बनारस पहुंच ही गए। काव्या खुश होते हुए कहती है, हाँ हमारी लाडो पहुंच गए। दादी भी खुश होते हुए कहती है। रुद्र का कमरा। रुद्र तैयार होकर अपने कमरे में बैठा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की फाइल देख रहा था। रोहित उसके पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपना सिर फाइलों में खपा रहा था। तभी उन्हें कमरे की दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। रोहित तुरंत खड़ा होकर दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खुलते ही उसे अपने सामने दादी और काव्या दिखाई देती है। उनको देखकर रोहित की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो यहाँ उनके सामने खड़े हैं। फिर भी वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलकर साफ करता है और फिर सामने देखता है। सामने काव्या और दादी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थैंक यू भगवान, अच्छा हुआ आपने दादी जी को यहाँ भेज दिया। अब जब तक दादी यहाँ है तब तक मैं बिना खड़ूस बॉस की डांट सुने आराम से जी पाऊंगा। रोहित अपने मन ही मन बहुत खुश होकर सोच रहा था। कौन है रोहित? बिना देखे रुद्र उससे पूछता है, मगर रोहित उसे कोई जवाब नहीं देता। वो अपने सपनों में ही खोया हुआ था। रोहित के पास से कोई जवाब नहीं आने पर रुद्र खुद उठकर रूम से बाहर आता है। अपने सामने दरवाजे पर खड़ी हुई दादी और काव्या को देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर भाव नहीं लाता। दादी? काव्या? रुद्र हैरानी से बोलता है और जल्दी से आगे आकर दादी के पैरों को छूता है। हमेशा खुश रहिए। दादी उसे आशीर्वाद देती है और रुद्र को अपने गले से लगा लेती है। रुद्र आगे आकर काव्या को गले से लगा लेता है। काव्या बहुत खुश होती है कि रुद्र ने उन्हें डांटा नहीं। रोहित भी आगे आकर दादी के पैर छूता है। दादी उसे भी आशीर्वाद देती है और गले से लगा लेती है। दादी ने कभी रोहित और रुद्र में कोई फर्क नहीं किया, क्योंकि वो उसे भी अपना पोता ही मानती थी। काव्या अपना हाथ आगे करती है और रोहित को हेलो बोलती है। रोहित भी अपना हाथ आगे करता है और उसे हेलो बोलता है। उसके बाद सभी रूम के अंदर आ जाते हैं। दादी, आप और काव्या यहाँ बिना बताए, ऐसे अचानक, कोई परेशानी है क्या? हाँ, रुद्र उनकी फिक्र करते हुए बोलता है। रुद्र, कोई परेशानी नहीं है, हम बस आपसे मिलना चाहते थे और हमें यहाँ बनारस में आपके लिए पूजा भी करवानी थी। इसलिए जब हमें पता चला कि आप यहाँ बनारस में हैं तो हम तुरंत काव्या के साथ यहाँ आ गए। आपका इस पूजा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा आपके हाथों से होगी। दादी बोलती है। दादी, आप जानती है ना, मैं ये पूजा वगैरह में विश्वास नहीं करता हूँ। रुद्र बोलता है। हम जानते हैं रुद्र, लेकिन क्या आप अपनी दादी के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? दादी जानबूझकर रुद्र को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। दादी, आप अच्छे से जानती हैं कि हम आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके साथ पूजा में चलेंगे। रुद्र बोलता है। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है। रुद्र तुरंत रोहित को बोलकर दादी और काव्या के लिए रूम का अरेंजमेंट करवाता है। दादी, आप और काव्या आराम कीजिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। रुद्र बोलता है और रूम से बाहर आ जाता है। रुद्र कमरे से जल्दी इसलिए निकल जाता है, इसकी दो वजह थी। पहली, रुद्र की मीटिंग भी थी और दूसरा कारण और मेन वजह मीरा थी, क्योंकि आज सुबह से ही उसने एक बार भी मीरा को नहीं देखा था और वो जब तक मीरा को नहीं देख लेता है तब तक उसके दिल को आराम कहाँ मिलता है। उसका दिल ऐसे ही बेचैन रहने लगा। उसका दिल मीरा से मिलने के लिए बेकरार हो रहा था। शाम का वक्त, मीरा अपना काम कर रही थी। तभी उसको पता चलता है कि आशीष वापस आ गया है। मीरा जल्दी से खुश होते हुए आशीष के कैबिन की तरफ जाती है। वो खुश थी, इसकी दो वजह थी। पहली, आशीष वापस आ गया है और दूसरी, उसे इस भाग दौड़ के काम से अब शांति जो मिलने वाली थी। भाई आप आ गए आप आ गए, मीरा कैबिन में आते हुए कहती है। उसे आशीष को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। जी हाँ, हम आ गए। और मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मेरे बाद यहाँ सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करने के लिए थैंक यू सो मच। आशीष खुश होते हुए कहता है और मीरा को अपने गले से लगा लेता है। भाई, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस अब आप अपनी जगह खुद संभालिए। मुझसे अब ये सब नहीं होगा, और अब अगर ये काम और मैंने किया ना तो मैं पागल हो जाऊंगी या फिर मेरे हाथों किसी का कत्ल हो जाएगा। आप सच में मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं तो प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, मीरा मुंह बनाते हुए कहती है और जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। लगता है मेरे जाने के बाद कुछ यहाँ इंटरेस्टिंग हुआ है, जो हमारी मीरा मैडम इतनी खतरनाक बातें कर रही है, आशीष उसे छेड़ते हुए कहता है। ये सुनकर मीरा को रुद्र का चेहरा याद आ जाता है। उसे रुद्र से अपनी पहली मुलाकात और उसका रुद्र को थप्पड़ मारना, उससे उस थप्पड़ से लेकर कल रात तक की भी सारी बातें याद आ जाती है। इतना सोचते ही मीरा के चेहरे पर पसीना आने लगता है और उसे घबराहट होने लगती है। मीरा, आशीष उसे आवाज लगाता है। हाँ भाई, मीरा हकलाते हुए कहती है। आशीष की आवाज सुनकर मीरा अपने होश में आती है। कहाँ खो गई हो तुम? तब से आवाज दे रहा हूँ। आशीष ने कहा। कुछ नहीं भाई, अब आप आ गए तो मुझे जल्दी से घर जाना है, मीरा कहती है, क्योंकि वो रुद्र के सामने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, आशीष बोलता है। ठीक है भाई, तो अब मैं चलती हूँ, मीरा बोलकर जल्दी से कैबिन से बाहर निकल जाती है। मीरा तेजी से उसके कैबिन से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाती है। वहां जाकर जल्दी से पानी की टंकी खोलकर अपने चेहरे पर जल्दी से ठंडे पानी का छींटा मारती है। तब जाकर मीरा को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मिस्टर शैतान सिंह राठौर तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। बताओ, उनके बारे में सोच कर ही हमारा ये हाल हो जाता है। उनके ख्याल से हम किसी दिन हम दुनिया से ही ना निकल जाए। हमें इस शैतान सिंह राठौर से कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ाना ही होगा, मीरा मन ही मन कहती है। दूसरी तरफ आज पूरे दिन रुद्र को एक बार भी कहीं भी मीरा नहीं दिखी थी।
और ना ही मिली थी। रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि मीरा उसके सामने जानबूझकर नहीं आना चाहती है। इतना सोचते ही रुद्र गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता है। रुद्र को समझ नहीं आता कि जहाँ एक तरफ सारी लड़कियां उसे मिलने को, उसे देखने के लिए पागल रहती है, वहीं ये लड़की हमेशा उसके सामने आगे आने से बचती क्यों रहती है। रुद्र बेहद गुस्से में वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 14, इश्क की दीवानगी। रात का वक्त। रुद्र अपने कमरे में आता है। गुस्से में अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंक देता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आज उसने पूरे दिन में एक बार भी मीरा को नहीं देखा। बिना मीरा के उसका एक पल भी काटना मुश्किल था। रुद्र को समझ नहीं आता है कि मीरा कब उसके लिए इतनी जरूरी बन गई है कि उसे देखे बिना उसे चैन ही नहीं आ रहा था। मीरा, अगर तुम इस बार मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रुद्राक्ष सिंह राठौर को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उसे इग्नोर करे, खास करके तुमसे ये दूरियां मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। रुद्र अपने मन में गुस्से से कहता है। रुद्र गुस्से में इधर से उधर कमरे में चक्कर काट रहा था। तभी उसके कमरे में काव्या आती है। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर बेचारी काव्या की हिम्मत ही नहीं होती है कि वो जाकर उससे कुछ भी पूछे या कुछ भी बोले। लेकिन रुद्र की नजर काव्या पर पड़ जाती है। क्या हुआ काव्या, आपको कुछ काम था क्या? रुद्र अपने गुस्से को काबू में करते हुए उससे बहुत प्यार से बोलता है। रुद्र चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, कितना ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन अपनी दादी और अपनी बहन काव्या के लिए वो हमेशा अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी किसी को उनके ऊपर हावी नहीं होने देता है। वो उन दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। रुद्र को शांत देखकर काव्या को राहत मिलती है। भाई, हम आपसे ये कहने के लिए आए थे कि कल सुबह आपको दादी के साथ मंदिर जाना है और दादी ने हमें आपसे यही कहने के लिए यहाँ भेजा था और साथ में ये देने के लिए भी। ये लीजिए। काव्या अपने साथ लाए हुए कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बोलती है। दादी ने कल होने वाली पूजा में पहनने के लिए रुद्र के लिए कपड़े भिजवाए थे। काव्या उन कपड़ों को बेड पर रख देती है। ठीक है, कल हम टाइम पर तैयार हो जाएंगे। अब आप अपने कमरे में जाएं और सो जाएं। रुद्र प्यार से बोलता है और काव्या अपने भाई के गले से लगकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मीरा और सोनू दोनों साथ में घर आते हैं। मीरा अपने घर आकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसे ऐसे लग रहा था मानो जैसे अपने घर पता नहीं कितनी सदियों बाद वो आई हो। सच में अपना घर अपना ही होता है। चाहे कहीं भी चले जाओ, जो सुकून अपने घर में रहने पर मिलता है ना, वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। मीरा घर के अंदर आते हुए चारों ओर घूमते हुए कहती है। सच में? सोनू अपनी तिरछी नजरों से मीरा को देखकर बोलती है। जी हाँ, सच में, मीरा अपना मुंह बनाकर बोलती है। मीरा वहां से सीधे किचन में जाकर जल्दी से खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। मीरा जल्दी से सोनू को खाना खाने के लिए बुला लेती है। मीरा और सोनू दोनों साथ में खाना खाते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अरे मेरा प्यारा बेड, मैंने तुझे कितना मिस किया। अपना बेड अपना ही होता है, मीरा अपने बेड पर सोते हुए कहती है। ओए, अब ज्यादा इमोशनल फिल्मी डायलॉग मत मार और मुझे सोने दे। अब आप तो फ्री हैं मैडम, पर हम नहीं है। मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल मेरी सुबह की शिफ्ट है। सो गुड नाइट। सोनू उसके बराबर में लेटकर अपना कंबल ओढ़ते हुए कहती है। अरे कल तो मुझे भी जल्दी उठना है, चल 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 जल्दी सो जाते हैं। मीरा भी कंबल ओढ़ते हुए कहती है। तुझे क्या काम है, तुझे क्यों जल्दी उठना है? तू तो हमेशा से ही जल्दी उठती है। अब क्या पूरी रात ना सोने का इरादा है? सोनू हैरानी से बोलती है। बुद्धू, कल सोमवार है और तुझे पता है ना कि मैं हर सोमवार सुबह सुबह नीलकंठ महादेव के मंदिर दूध और शहद से महादेव का अभिषेक करने के लिए जाती हूँ। भूल गई क्या? चल अब जल्दी सो जा। मीरा ने कहा। हाँ हाँ याद है, अब ज्यादा मत बोल। तू ना देख लेना, तुझे ना महादेव अपने जैसा रौद्र अवतार वाला ही पति देंगे, एकदम गुस्सैल होगा और जिसकी नाक पर हर वक्त गुस्सा बैठा रहता हो। सोनू आड़ा तिरछा मुंह बनाते हुए कहती है। ओए, रौद्र अवतार क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू इतना खतरनाक आशीर्वाद दे रही है, सोनू की बच्ची? मीरा जल्दी से उठकर हैरानी से सोनू को बोलती है। क्योंकि तू हर सोमवार जा जाकर सुबह सुबह महादेव जी की नींद को डिस्टर्ब करती है। बेचारे सुकून की नींद में सो रहे होते हैं और तू जाकर उनकी नींद को भंग कर देती है। इसीलिए महादेव तुझे अपने से बदला लेने के लिए अपना रौद्र अवतार वाला पति ही तुझे देंगे। सोनू अपने दांत दिखाते हुए कहती है और जल्दी से अपने आप को कंबल के अंदर छुपा लेती है। क्या कहा तूने? रुक जा तू सोनू की बच्ची। मीरा बोलते हुए कंबल के अंदर जाकर सोनू को गले से लगाकर सो जाती है। सुबह के 5 बजे मीरा बहुत आराम से गहरी नींद में बेड पर कंबल के अंदर छुपकर सो रही होती है। तभी उसके बेड के पास रखी टेबल पर रखा उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। मोबाइल की रिंग की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। उसे लगता है जैसे किसी का फोन आ रहा हो। मीरा अपनी साइड टेबल के ऊपर से अपना फोन उठा लेती है। तभी उसने देखा कि किसी का कॉल नहीं आ रहा था, बल्कि अलार्म बज रहा था जो उसने रात को लगाया था। मोबाइल में इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। मीरा जल्दी से बैठ जाती है और इधर सोनू अभी तक मजे से सो रही होती है। उसे 7 बजे होटल जाना था, इसीलिए उसकी नींद खराब ना हो, इसलिए मीरा बहुत ध्यान से बिना आवाज किए बेड से उतर जाती है।
मीरा जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आती है और अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होकर तैयार होने लगती है। मीरा ने हाफ स्लीव का सफेद रंग का फुल लेंथ का अनारकली सूट पहना था, जिसका आगे से गला गोल और बैक डीप था और उसमें डोरी लगी हुई थी। मीरा ने उस पर रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। आंखों में काजल, कानों में छोटे सिल्वर के झुमके, हाथों में पतली सिल्वर की कलरफुल चूड़ियां और बालों को सिर्फ हाफ करके बांधा हुआ था, जिससे आगे के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। मीरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मीरा तैयार होकर बिना किसी आवाज के आराम से कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर अपनी पूजा की थाली को तैयार करती है। कुछ ही देर बाद वो अपनी पूजा की थाली को तैयार करने के बाद उसे लेकर मंदिर के लिए निकल जाती है। वहीं होटल में दादी के कहने पर रुद्र भी जल्दी से उठ जाता है। रुद्र वॉशरूम से नहाकर बाहर आता है और वो अपने उन कपड़ों को देखता है जो दादी ने उसे पूजा में पहनने के लिए दिए थे। रुद्र उन कपड़ों को उठाकर पहनता है और तैयार हो जाता है। रुद्र ने व्हाइट पजामा और व्हाइट डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ था, जिससे उसके शरीर की बनावट की वजह से उसकी फिटिंग साफ पता चल रही थी। रुद्र ने अपने हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी, उसके तरीके से बनाए बाल और गले में सफेद साफा। रुद्र इस लुक में बेहद हैंडसम लग रहा था। वो हमेशा ज्यादातर बिजनेस सूट में ही रहता था, लेकिन आज वो पूजा के इन कपड़ों में बहुत ही प्यारा, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी उसके कमरे में दादी आ जाती है। रुद्र, आप तैयार हो गए ना? दादी बोलती है, लेकिन जब उनकी नजर रुद्र पर जाती है तो वो रुद्र के पास आकर उसकी बलाएं लेने लगती है। आपको किसी की बुरी नजर ना लगे रुद्र, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, दादी खुश होते हुए कहती है। दादी, आप बिना ये नजर वजर, ये सब कुछ नहीं होता है। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, होता है, आपको ना कुछ भी नहीं पता, दादी बोलती है। ओके ओके ओके, आप सही हैं, लेकिन अब चले दादी, रुद्र जल्दी से बोलता है। हाँ बेटा चलो, दादी ने कहा। दादी और रुद्र होटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर महादेव के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 15, इश्क की दीवानगी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। मीरा मंदिर के सामने पहुंचती है। वो देखती है कि आज मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। मीरा को पता था कि आज उसे मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि आज सोमवार जो था। नीलकंठ महादेव का ये मंदिर बहुत बड़ा और भव्य था। मंदिर की बहुत अधिक मान्यता थी, इसीलिए यहाँ अक्सर ही लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ रहा करती थी, लेकिन सोमवार को हमेशा से कुछ ज्यादा भीड़ हो जाया करती। मीरा मंदिर के सामने अपना सिर झुकाकर प्रणाम करती है और मंदिर के अंदर चली जाती है। मीरा मंदिर के अंदर जाने से कुछ देर बाद मंदिर के सामने एक ब्लैक कलर की ऑडी कार आकर रुकती है। उस ऑडी कार के पीछे 2 सफेद रंग की कार भी रुकती है। पीछे वाली गाड़ी में जल्दी से बॉडीगार्ड्स उतरकर उस ऑडी कार का गेट खोलते हैं। उसमें से एक बेहद ही हैंडसम और डैशिंग लड़का उतरता है, जो इस वक्त किसी रियासत का युवराज लग रहा था। वो लड़का कोई और नहीं, रुद्र था। कार की दूसरी तरफ से दादी बाहर निकलती है और रुद्र के पास आती है। उनको कार के पास खड़ा देखकर मंदिर में हर किसी की नजर सिर्फ उन पर ही आकर रुक रही थी, और उनमें से सबसे ज्यादा गिनती लड़कियों की ही थी। वहाँ खड़ी हर लड़की रुद्र को देखकर अपना जीवन साथी बनाने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगती है। यार कितना हैंडसम बंदा है, अगर ये लाइफ में आ जाए तो मैं पूरी जिंदगी हर सोमवार शिव जी का व्रत रखूंगी। वहाँ खड़ी भीड़ में से एक लड़की रुद्र को देखते हुए कहती है, सच में बहुत हॉट है, ये मुझे मिल गया ना तो मैं सोमवार क्या मंगल बुध शनि शुक्र सबके व्रत रख लूंगी। दूसरी लड़की रुद्र को आहें भरते हुए देखकर कहती है। वहाँ हर कोई बस रुद्र की ही बातें कर रहा था, और करे भी क्यों ना, रुद्र की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। दादी और रुद्र मंदिर के अंदर चले जाते हैं और सारे बॉडीगार्ड्स उनको कवर करते हुए उनके साथ चले जाते हैं। रोहित आज रुद्र के साथ नहीं आया था, क्योंकि रुद्र ने उसे काव्या के साथ रुकने के लिए कहा था। मीरा मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास पहुंचती है। मीरा वहाँ देखती है कि वहाँ 2 पंडित थे। उनमें से एक पंडित की उम्र लगभग 30 के आसपास थी, जो शिवलिंग को फूलों की माला से सजा रहे थे, और वहीं दूसरे वाले पंडित जी की उम्र थी लगभग 50 से 60 के बीच, जो मंदिर में होने वाली पूजा की तैयारियों में लगे थे। वो पंडित जी थोड़े गर्म स्वभाव के थे। मीरा शिवलिंग के पास जाकर अपनी पूजा करने लगती है। शिव जी का अभिषेक और पूजा करने के बाद मीरा उन पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी मीरा को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि मीरा वहाँ पूजा करने के लिए आते ही रहती थी। मीरा भी पंडित जी के स्वभाव को पहले से ही जानती थी कि उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हर हर महादेव पंडित जी, मीरा पंडित जी के सामने जाकर बोलती है। हर हर महादेव मीरा बिटिया, पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। कैसे हैं आप पंडित जी? मीरा ने पूछा। हम बिल्कुल ठीक हैं, बस अभी पूजा की तैयारियों में व्यस्त हैं, पंडित जी ने कहा। ठीक है पंडित जी, आप अपना काम कीजिए, मैं जाकर प्रसाद ले लेती हूँ। ये बोलकर मीरा पंडित जी को प्रणाम करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर दादी और रुद्र मंदिर में आकर सीधा मंदिर के बड़े महंत के पास जाते हैं। उनके आते ही महंत जी रुद्र के लिए जो पूजा होनी थी उसे शुरू कर देते हैं। रुद्र और दादी पूजा में बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद पूजा समाप्त हो जाती है कि तभी रुद्र को एक कॉल आता है। वो दादी को बोलकर बाहर मंदिर के प्रांगण में आ जाता है। रुद्र बाहर आकर कॉल अटेंड करता है। जब वो फोन पर बात ही कर रहा था कि उसकी नजर सामने कुछ दूर पर खड़ी मीरा पर जाती है, जो किसी औरत से हंसकर बातें कर रही थी।
मीरा को देखते ही रुद्र को ऐसा लगता है जैसे उसे सालों से खोया हुआ कोई खजाना मिल गया हो। वो सुकून की जिस तलाश में रुद्र ना जाने कब से भटक रहा था, मीरा को देखते ही रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सुकून मिल जाता है। रुद्र ने देखा आज मीरा अपनी होटल स्टाफ की यूनिफॉर्म में नहीं थी। रुद्र ने हमेशा मीरा को बंधे हुए बालों में और होटल स्टाफ की यूनिफॉर्म में ही देखा था, और मीरा उसे उस होटल स्टाफ की यूनिफॉर्म में भी बहुत खूबसूरत ही लगती थी। लेकिन आज मीरा को सफेद अनारकली और खुले बालों में देखकर रुद्र उसकी खूबसूरती का और भी ज्यादा दीवाना हो गया था। मीरा के खुले बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और वो बात करते वक्त उनको अपने हाथों से कान के पीछे कर रही थी। उसकी गुलाबी होठों पर मुस्कान रुद्र को कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रही थी। रुद्र अभी भी मीरा में खोया हुआ था कि इधर पंडित जी रुद्र के सामने से आ रहे थे। दूसरी तरफ से एक लड़का जो फोन पर बात कर रहा था, उसका ध्यान कहीं और था, इसीलिए उस लड़के की अपने साइड से आ रहे पंडित जी से टक्कर हो जाती है, जिससे पंडित जी गिरने वाले होते हैं कि उनकी आवाज सुनकर रुद्र का ध्यान उन पर जाता है। वो तुरंत उनका हाथ पकड़कर उन्हें गिरने से बचा लेता है और दूसरे हाथ से लड़के को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़का डर से वहीं जम जाता है। आप ठीक है ना? रुद्र पंडित जी से बोलता है। बेटा हम ठीक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पंडित जी संभलते हुए कहते हैं और गुस्से में उस लड़के की तरफ देखते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, इस मोबाइल में ऐसा खो जाते हैं कि इन्हें आसपास और कोई दिखाई ही नहीं देता। सत्यानाश हो इन मोबाइल का, जिसमें दिन भर यहाँ गड़ाए बैठे रहते हैं। लगता है बुढ़ापा तो मेरा आ रहा है और लक्षण इन जैसे आजकल के बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी बहुत गुस्से में उस लड़के को सुनाते हुए बोलते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? ये बोलकर रुद्र उस लड़के को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है कि कोई आकर पीछे से उसकी बाजू को पकड़ लेता है। पंडित जी की आवाज सुनकर मीरा उनके पास जाने लगती है। उसे लगा कि कोई पंडित जी पर हाथ मारने के लिए हाथ उठा रहा है। रुद्र की पीठ मीरा की तरफ थी, इसीलिए मीरा ने रुद्र को नहीं देखा था। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है कि मीरा उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मार देती है, जिससे रुद्र का चेहरा दूसरी ओर हो जाता है। थप्पड़ लगते ही रुद्र अपनी हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है। पंडित जी और वो लड़का, वो तो बस हैरान होकर खड़े ही रह जाते हैं। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं? मीरा गुस्से में बोलती है। क्या हुआ पंडित जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मीरा उनके पास आकर बोलती है। मीरा बिटिया, ये तुमने क्या किया? इस लड़के से टकराने की वजह से हम गिरने वाले थे। इन्होंने सही वक्त पर आकर हमारी सहायता की और हमें गिरने से बचाया। क्षमा मांगो इनसे अभी, पंडित जी बोलते हैं। मीरा जैसे ही ये सुनती है कि रुद्र की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ पंडित जी की मदद कर रहा था, उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। उसे महसूस होता है कि आज उसने फिर से बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी है। मीरा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रुद्र की तरफ नजर उठाकर देख मिले, और इधर रुद्र गुस्से से हुई अपनी लाल आंखों से मीरा को घूर रहा था। मीरा फिर भी हिम्मत करते हुए उसकी तरफ देखती है। हमें माफ कर, मीरा बोल ही रही थी कि रुद्र बहुत ज्यादा गुस्से में उसे घूरकर बिना उसकी पूरी बात सुने वहां से चला जाता है। मीरा, ये तूने क्या कर दिया? आज फिर तूने बहुत बड़ा झमेला कर दिया। तू भी बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने कहीं भी कभी भी कुछ भी कर देती है। ये शैतान सिंह राठौर जिस भयंकर गुस्से से यहाँ गया है ना, लगता नहीं कि तू अब बचने वाली है। आज तेरी मौत पक्की है मिस्टर राठौर, तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। हे महादेव, आपको क्या मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है, जो बार बार मुझे इस शैतान की गुफा में मरने के लिए भेज देते हो? मीरा, अगर आज तुझे जिंदा रहना है तो इसका एक ही इलाज है, और वो ये है कि आज मैं होटल बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वरना आज कोई भरोसा नहीं है कि मैं घर वापस लौट कर आऊं या ना आऊं। मीरा डरते हुए अपने मन में ये सब कहती है। रुद्र बेहद गुस्से से मंदिर से बाहर आता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। उसका मन कर रहा था कि वो मीरा को उठाकर एक ऐसी जगह ले जाए जहां उन दोनों के अलावा कोई ना हो और मीरा पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल दे। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने रुद्राक्ष सिंह राठौर को थप्पड़ मारा, वो भी दूसरी बार। अब बहुत हो गया मीरा त्रिपाठी, अब तुम्हें दोगुनी सजा मिलेगी, मुझे इग्नोर करने की और मुझे दूसरी बार थप्पड़ मारने की। रुद्र गुस्से से मन में बोलता है और दादी को कुछ जरूरी काम है कहकर वहां से चला जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 16, इश्क की दीवानगी। रुद्र के वहां से जाने के बाद मीरा डरी सहमी सी वहां खड़ी रह जाती है। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो जल्दी से अपने आप को शांत करती है और वो प्रसाद लेकर मंदिर से घर जाने का तय करती है। मीरा प्रसाद लेने के लिए उस मंदिर के वरिष्ठ पंडित जी के पास जाती है। वो पंडित जी बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, इसलिए वो सिर्फ अपनी जगह पर बैठकर सभी को प्रसाद वितरण करते थे, लेकिन वो बहुत बड़े और प्रसिद्ध ज्ञानी थे। मीरा उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करती है। जीती रहो मेरी बच्ची, सदा खुश रहो, ये बोलकर पंडित जी उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। ये लो अपना प्रसाद पाओ। पंडित जी मीरा को लड्डू देते हैं। मीरा उनसे प्रसाद लेती है। तभी पंडित जी का ध्यान मीरा की माथे की लकीर पर जाता है। पंडित जी ध्यान से मीरा के चेहरे की ओर देखने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि मीरा का भाग्य उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने का संकेत दे रहा है। मीरा बिटिया, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आगे बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं। पंडित जी हल्की मुस्कान के साथ मीरा से बोलते हैं। पंडित जी, जो होगा वो महादेव की मर्जी से होगा, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता है, और मुझे पता है मेरे महादेव किसी का कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। वो
हमेशा अच्छा ही करेंगे। मीरा ये बोलकर एक बार और शिव जी को नमन करती है। अच्छा पंडित जी, मैं चलती हूँ। ये बोलकर मीरा वहां से चली जाती है। हर हर महादेव। मीरा के जाते ही पंडित एक मुस्कान के साथ हर हर महादेव बोलते हैं। इधर दादी महंत जी से रुद्र के आने वाले भविष्य के बारे में उनसे पूछती है। रुक्मणी जी, हमें रुद्राक्ष के नक्षत्र उसके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने का संकेत दे रहे हैं। जल्दी ही उसके जीवन में एक ऐसी लड़की आएगी जिसके लिए रुद्राक्ष अपने जीवन तक को दांव में लगा देने को तैयार रहेगा, और वो लड़की भी रुद्र के लिए एक सच्चा जीवन साथी साबित होगी, महंत जी कहते हैं। ये सब सुनने के बाद दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो हमेशा से ही अपने रुद्र के लिए एक ऐसी ही लड़की की तलाश में थी। एक ऐसी ही लड़की चाहती थी जो रुद्र को जीना सिखाए, उसे सबसे प्यार करना सिखाए। लेकिन महंत जी कहते कहते रुक जाते हैं। लेकिन क्या क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? दादी परेशान सी बोलती है। लेकिन रुद्राक्ष को अपने दिल और दिमाग पर पूरा संयम रखना होगा। उसके अधिक गुस्से के कारण वो अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां कर सकता है, महंत जी कहते हैं। ये सुनकर दादी परेशान हो जाती है। वो जानती थी कि रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे अगर किसी चीज की जिद हो तो वो किसी भी कीमत पर वो उसे पूरा करके ही मानता है, जिससे उसका स्वभाव गुस्सैल रहने लगा था। दादी महंत जी को प्रणाम करके वहां से बाहर आ जाती है। वो वहां से आने के बाद रुद्राक्ष की फिक्र में डूबी हुई बस चले ही जा रही थी। इधर मीरा मंदिर से बाहर की तरफ आ रही थी। चलते चलते उसका ध्यान सामने एक लोहे के खंभे पर जाता है, जो बस अगले ही पल किसी भी समय गिरने ही वाला था। मीरा देखती है कि सामने से एक औरत आ रही है, लेकिन उसका ध्यान खंभे पर नहीं था। मीरा जल्दी से उस ओर भागती है। वहां से हट जाइए वहां से, मीरा चिल्लाते हुए कहती है। लेकिन मीरा की चिल्लाने की आवाज वो औरत सुन ही नहीं पाती। वो अपनी ही सुध में चले जा रही थी। अचानक से खंभा गिर जाता है। खंभा जैसे ही उस औरत पर गिरने वाला होता है कि मीरा वहां जल्दी से पहुंचकर उस औरत का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है, जिससे वो दोनों ही दूसरी ओर गिर जाते हैं। ये औरत कोई और नहीं, रुद्र की दादी रुक्मणी सिंह राठौर थी। दादी रुद्र के बारे में सोचते हुए इतना खो गई थी कि उन्हें अपने आसपास का कुछ ध्यान ही नहीं रहा, और ना ही उन्हें मीरा की आवाज सुनाई दी। वो बस अपनी ही सोच में खोई हुई चले जा रही थी। अचानक मीरा के उन्हें पकड़कर खींचने पर वो अपनी सोच से बाहर आती है। अब ठीक है ना? मीरा उठकर दादी को उठाते हुए कहती है। दादी उस गिरे हुए खंभे को देखती है तो डर जाती है। वो समझ जाती है कि अभी अभी वो किस मुसीबत से बाल बाल बची है। बेटा, आज आप नहीं होती तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका आभार जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। दादी मीरा को देखते हुए हाथ जोड़ते हुए कहती हैं। ये आप क्या कर रही हैं? बेटी भी बोल रही है और हाथ भी जोड़ रही है। मीरा उनके हाथों को पकड़कर बोलती है, बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, किसी के आगे हाथ जोड़ने के लिए नहीं। मीरा मुस्कुराते हुए बोलती है। दादी के साथ इस हादसे के बाद सारे बॉडीगार्ड्स जो पीछे थे वो भागकर वहां आते हैं, क्योंकि दादी ने ही उन्हें वहां रुकने के लिए कहा था। मैम, आप ठीक तो है? आपको कहीं लगी तो नहीं? जल्दी डॉक्टर को कॉल करो, उनमें से एक बॉडीगार्ड बोलता है। नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। आज इस बच्ची की वजह से हम बिल्कुल ठीक और सही सलामत यहाँ खड़े हैं, दादी मुस्कुराते हुए बोलती है। दादी जी, ऐसा नहीं है। महादेव के मंदिर में कभी भी उनके भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा हुआ है तो आज कैसे हो सकता था? मीरा ने कहा। बेटा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई है ना? दादी परेशान होकर बोलती है। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मीरा मुस्कुराते हुए कहती है। बेटा, आपका नाम क्या है? दादी ने प्यार से मीरा को देखते हुए पूछा। जी, मीरा त्रिपाठी, मीरा मुस्कुराते हुए कहती है। बहुत प्यारा नाम है आपका, और आप अपने नाम की तरह एक प्यार और खुशियों का सागर हैं। ये बोलकर दादी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। मीरा बेटा, आप हमेशा इस मंदिर में आती हैं? दादी पूछती है। नहीं दादी जी, सिर्फ सोमवार के दिन ही मैं यहाँ आती हूँ। मीरा आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन पर सोनू का कॉल आ रहा था। उसका कॉल देखते ही उसे याद आता है कि उसे जल्दी से घर जाना था, क्योंकि मीरा के घर वापस आने के बाद सोनू को होटल जाना था। दादी, मुझे ना जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। मीरा दादी को नमस्ते करके घर के लिए निकल जाती है। दादी को मीरा बहुत पसंद आई थी। एक तो इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी और सबकी मदद करने वाली लड़की थी वो। दादी का मन था कि वो और ज्यादा मीरा से बातें करे, पर मीरा के कॉल आ जाने की वजह से वो मीरा को रोकना सही नहीं समझी। इसीलिए दादी ने मीरा को अगली बार मिलने का वादा और फोन नंबर लेकर उसे जाने दिया। दादी भी कुछ देर बाद अपनी कार में बैठकर होटल के लिए निकल जाती है। होटल में रुद्र बेहद गुस्से में अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। मीरा ने उस पर 2 बार हाथ उठा दिया था। कोई और मीरा की जगह होता तो शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता, लेकिन मीरा एक जहर की तरह उसके शरीर की नसों में चढ़ रही थी, और उस जहर को रोकने का कोई भी रास्ता रुद्र को नजर नहीं आ रहा था। रुद्र के लिए मीरा धीरे धीरे उसका जुनून, उसकी दीवानगी शिद्दत बनती जा रही थी। सर, मीरा जी आज होटल नहीं आई है। मैंने अभी होटल के उनके स्टाफ से पता किया है। रोहित कमरे में आकर रुद्र को बताता है। ये सुनने के बाद रुद्र को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दादी आ गई है क्या? रुद्र बोलता है। यस सर, दादी आ गई है और वो इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही है, रोहित बोलता है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, दादी पूछे तो उन्हें बोल देना कि मैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गया हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगा। रुद्र पीछे मुड़कर रोहित से बोलता है और तेजी से कमरे से बाहर चला जाता है। हे महादेव,
आज तो सर फिर बहुत गुस्से में लग रहे हैं। पता नहीं किस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए गए हैं। महादेव ही जाने आज कौन इस शेर का शिकार बनेगा। रुद्र को इतने गुस्से में बाहर जाते देख रोहित ने अपने मन में कहा। रुद्र के जाते ही रोहित का फोन रिंग करने लगता है। उसे अपने फोन पर एक अननोन नंबर दिखाई देता है। हेलो, रोहित बोलता है। मैं आलिया माहेश्वरी बोल रही हूँ, मुझे मिस्टर रुद्राक्ष से बात करनी है। आलिया बोलती है, मैम अभी सर यहाँ पर नहीं है, उनकी दादी आई हैं इसीलिए उनके साथ बाहर गए हैं। रोहित बहाना बनाकर बोलता है। उसे पता था कि अगर उसने बोला कि रुद्राक्ष किसी मीटिंग में गया है तो आलिया वहाँ का पता पूछेगी, जो रोहित को पता नहीं था, इसलिए उसने बहाना बना दिया। ओके, आलिया ने कहा। आलिया ने जैसा ही सुना कि रुद्र की दादी आई है, उसकी आंखें खुशी से चमक जाती है। उसने दादी को खुश करने के लिए रुद्र को अपना बनाने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी। मिस्टर रुद्राक्ष, अब तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना होगा। आलिया माहेश्वरी जिस चीज को एक बार पसंद कर लेती है वो हमेशा के लिए सिर्फ उसी की हो जाती है। और तुम मुझे पसंद आ गए हो। आलिया एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने मन में बोलती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 17, इश्क की दीवानगी। मीरा मंदिर से घर आती है और आंगन में लगे तुलसी के पौधे के आगे सिर झुकाकर वहां से सीधा किचन में चली जाती है। किचन में आकर मीरा जल्दी से नाश्ता बनाती है। कुछ देर बाद नाश्ता बनाने के बाद वो किचन से बाहर आकर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखने लगती है। एक गोल मेज जिसके चारों ओर सिर्फ 2 ही कुर्सियां थी। मीरा नाश्ता टेबल पर रखी रही थी, इतने में सोनू भी तैयार होकर वहां आ जाती है। वो दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। अच्छा सुन, अगर तू आज होटल से जल्दी आ जाएगी ना तो खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। शायद आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी तो तू खाना खाकर सो जाना। सोनू नाश्ता करते हुए कहती है। क्यों, तू आज क्यों लेट होगी? मीरा उसकी तरफ देखते हुए कहती है। पहले मैं होटल जाऊंगी, जब मेरी वहाँ शाम को शिफ्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं और जय उसके घर जाएंगे। आज हमारी शादी की डेट तय हो जाएगी, इसीलिए उसकी माँ ने हमें घर बुलाया है और इस वजह से शायद मुझे आज घर आने में देरी हो जाएगी। सोनू ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू आराम से जा क्योंकि मुझे आज होटल जाना ही नहीं है, इसलिए तू मेरी फिक्र मत कर, ठीक है? मीरा आराम से नाश्ता करते हुए कहती है। क्यों, तू होटल क्यों नहीं जा रही है? जहाँ तक मुझे पता है तेरा आज कोई ऑफ भी नहीं है, सोनू हैरानी से बोलती है। सोनू की ये बात सुनते ही मीरा का नाश्ता उसके गले में अटक जाता है और उसे जोरों से खांसी आने लगती है। अचानक मीरा को आज मंदिर में जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब याद आ जाता है। उसके बिना सोचे समझे रुद्र को थप्पड़ मारने वाली बात याद आ जाती है और उससे रुद्र के गुस्से से भरी हुई आंखें भी याद आती है। ये सब सोचते हुए मीरा और जोर जोर से खांसने लगती है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। मीरा, क्या हुआ, तू ठीक है ना? ये ले पानी पी। सोनू अपनी कुर्सी से खड़े होकर जल्दी से मीरा के पास जाकर उसे पानी का ग्लास देती है। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मीरा पानी पीते हुए कहती है। ये अचानक से तुझे क्या हो गया? कोई बात है क्या जो तू होटल से छुट्टी ले रही है? सोनू उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलती है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, इतने दिनों से काम करते करते ना मैं थोड़ी थक सी गई हूँ, तो सोचा आज घर पर रुककर आराम कर लूँ। मीरा अपने आप को सहज दिखाते हुए सोनू से कहती है। ठीक है, तू आराम से नाश्ता कर, मैं चलती हूँ, और हाँ, अपना ध्यान रखना। सोनू उसको गले से लगाकर बोलती है और अपना बैग लेकर घर से बाहर चली जाती है। सोनू के घर से बाहर निकलते ही मीरा चैन की सांस लेती है और अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर उस पर चेहरा टिका देती है। देख रहे हैं महादेव जी, उस शैतान सिंह राठौर ने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। आज मुझे सोनू से झूठ बोलना पड़ा। हाँ, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसान से ही गलती होती है, लेकिन नहीं, वो शैतान तो मुझे इतने गुस्से में देख रहा था जैसे आज मेरा डीएनए कर देगा। सच कहूँ महादेव, अब मुझे भी उस शैतान से बहुत डर लग रहा है। बस आप ही मेरा सहारा है। उस शैतान के शैतानी रूप के कहर से बचाने में मेरी प्लीज मदद करना। हर हर महादेव। मीरा ऊपर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है। होटल। दादी और काव्या दादी के रूम में साथ बैठे बातें कर रहे थे। इतने में कमरे के दरवाजे को नॉक करते हुए रोहित कमरे के अंदर आता है। रोहित को देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादी, आपने बुलाया? रोहित अंदर आते ही दादी से बोलता है। रोहित बेटा, रुद्र कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दिया। दादी पूछती है। दादी, सर किसी मीटिंग के लिए ना बाहर गए हैं, आप परेशान मत होइए, इसीलिए सर ने आपको बताने के लिए कहा है। दादी से रोहित कहता है। रोहित जब बोल रहा था तब काव्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए एक टक रोहित को देखे ही जा रही थी। रोहित भी काव्या को अपनी ओर देखते हुए देख लेता है, पर काव्या से एक बार भी नजरें नहीं मिलाता। रोहित, आपको कुछ और भी कहना है क्या? दादी रोहित को ऐसे खड़े हुए देखकर बोलती है। हाँ दादी, सर की बिजनेस इन्वेस्टर है ना, और उनकी प्रोजेक्ट पार्टनर आलिया माहेश्वरी आपसे मिलना चाहती है। रोहित कहता है। अगर हम गलत नहीं है तो जिन आलिया की आप बात कर रहे हैं वो मिस्टर आनंद माहेश्वरी की पोती है ना? दादी कहती है। हाँ दादी, ये वही है, रोहित ने कहा। हाँ, आप उनसे मिलने के लिए हाँ कह दो, दादी कहती है। जी दादी। रोहित ये कहकर वहां से चला जाता है। रोहित के जाने के बाद भी काव्या उधर ही देखे जा रही थी जहाँ से अभी रोहित गया था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि रोहित जा चुका है और दादी उसे कब से आवाज दिए जा रही थी। अचानक दादी के छूने से काव्या अपने होश में वापस आ जाती है। हाँ दादी,
काव्या जल्दी से बोलती है। काव्या बेटा, हम कब से आपको आवाज दे रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? कहाँ है आपका ध्यान? हाँ, दादी कहती है। कुछ नहीं दादी, आप बताइए, कुछ काम था? काव्या बोलती है। हाँ, आप हमारे साथ चलिए, दादी बोलती है। काव्या और दादी वहां से चले जाते हैं। रात का समय। रुद्र बेहद गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था। वो होटल से कार खुद ड्राइव करके ले गया था। आज सुबह मंदिर में जब मीरा ने उसे थप्पड़ मारा था, तब से रुद्र का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और रुद्र गुस्से को और ज्यादा बढ़ाने की रही सही कसर मीरा ने आज होटल में ना आकर पूरी कर दी थी। रुद्र की कार एक घर के आगे आकर रुकती है। रुद्र कार से बाहर आकर कार से अपनी पीठ लगाकर बाहर खड़ा हो जाता है और उस घर को देखने लगता है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि मीरा का ही था। रुद्र ने जब रोहित से मीरा की इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो उसमें मीरा के घर का एड्रेस भी था। एक तो रुद्र का गुस्सा और दूसरा मीरा को देखने की चाहत, दीवानापन आज रुद्र को मीरा के घर तक ले आई। मीरा, आज के बाद तुम मुझसे ना दूर जा पाओगी और ना मुझ पर कभी दोबारा हाथ उठाने की कोशिश करोगी। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी करोगी तो भी तुम्हारा हर रास्ता तुम्हें मुझ तक ही लेकर आएगा, क्योंकि अब से तुम्हारी मंजिल सिर्फ मैं ही हूँ। रुद्र एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है। मीरा किचन से अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। शायद सोनू आ गई है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो लेट आएगी। शायद जय के घर से ही जल्दी निकल गई हो, क्या पता, सोनू अपने मन में कहती है। अब मीरा खुश होती हुई जाकर दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अपने चेहरे को ऊपर की ओर करती है तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। महादेव, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। आपने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने आपसे इस शैतान से बचने के लिए जेड प्लस की सुरक्षा मांगी थी, पर आपने तो उसी शैतान को मेरी सुरक्षा को तहस नहस करने के लिए यहाँ तक भेज दिया है। ये शैतान इस वक्त पूरा तारकासुर का चाचा लग रहा है। प्लीज महादेव बचा लीजिए, अगले सोमवार को डबल प्रसाद चढ़ाऊंगी। मीरा डरकर मन ही मन प्रार्थना करने लगती है। अपने सामने दरवाजे पर खड़े रुद्र को देखकर मीरा को सांप सूंघ जाता है। उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे काटो तो खून नहीं। रुद्र जब देखता है कि मीरा भूत बनी खड़ी है तो वो कुछ नहीं बोलता। वो ना तो कुछ बोल रही है और ना ही रिस्पॉन्स कर रही है। मीरा की ये हालत देखकर उसके चेहरे पर एक गुस्से से भरी तिरछी मुस्कान आ जाती है। मिस मीरा त्रिपाठी, क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? जब मीरा कुछ नहीं बोलती है तो रुद्र अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए कहता है, आप यहाँ? आपको मेरे घर का पता किसने दे दिया? क्या काम है? क्या काम है आपको? मीरा लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है। मिस त्रिपाठी, इतने सारे सवाल एक साथ। एक काम करता हूँ, पहले अंदर आ जाता हूँ, फिर सब कुछ बताऊंगा। रुद्र उसके करीब आते हुए शांत आवाज में कहता है। हमें कहीं नहीं जाना है, पहले आप बताइए, आप क्यों आए यहाँ? मीरा भी अड़ियल बनते हुए कहती है, मगर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह डरी हुई थी। मीरा के इतने सारे सवालों से रुद्र का माथा और ज्यादा गर्म हो जाता है। ये लड़की बहुत ज्यादा बोलती है। अगर अगले मिनट में तुम घर के अंदर नहीं गई तो रुद्र बोल ही रहा होता है कि मीरा बीच में बोल पड़ती है। तो क्या करेंगे आप? मैं अंदर नहीं जाऊंगी जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मीरा डरते हुए कहती है, लेकिन अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं देती। तो रुद्र ये बोलता है और आगे आकर मीरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। अचानक रुद्र की इस हरकत से मीरा बिल्कुल चौंक जाती है। तो मैं तुम्हें खुद उठाकर अंदर ले जाऊंगा, रुद्र उसके चेहरे के करीब जाकर बोलता है। मिस्टर राठौर, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नीचे उतारिए, मैंने कहा नीचे उतारिए। मीरा चीखते चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का रुद्र पर कोई असर नहीं होता। रुद्र मीरा को घर के अंदर ले जाता है। अंदर आकर वो मीरा को नीचे उतार देता है और वापस जाकर दरवाजा बंद कर देता है। अब रुद्र का दरवाजा बंद करना मीरा को बहुत डरा रहा था। रुद्र दरवाजा बंद करके मीरा की तरफ देखता है। उसके इस तरह देखने से मीरा की डर की वजह से हालत खराब हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 18, इश्क की दीवानगी। रुद्र अपनी बाहों में मीरा को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर आकर वो मीरा को नीचे उतार देता है और वापस जाकर दरवाजा बंद कर देता है। रुद्र का इस तरह दरवाजा बंद करना मीरा को अंदर तक डरा देता है। रुद्र दरवाजा बंद करके मीरा की तरफ खूंखार नजरों से देखता है। उसके ऐसे देखने से मीरा की डर की वजह से हालत खराब हो जाती है। रुद्र धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर आता देख मीरा डर के मारे पीछे होने लगती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए मिस्टर राठौर, वहीं रुक जाइए वरना। मीरा एक एक कदम पीछे होते हुए कहती है। रुद्र की आंखों में अपने लिए इतना गुस्सा देखकर मीरा की डर की वजह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, या यूं कहें आवाज निकल रही थी तो मीरा को पता ही नहीं था कि वो बोल क्या रही है या उसे क्या बोलना चाहिए। वरना तुम क्या करोगी मिस त्रिपाठी? रुद्र आगे आकर मीरा का हाथ अपनी तरफ पकड़कर खींचते हुए कहता है। मीरा उसके ऐसे बोलने से बुरी तरह सहम जाती है। शायद वो बोलना चाहती थी पर डर की वजह से उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। बोलो मीरा, क्या करोगी तुम? रुद्र गुस्से में चिल्लाकर बोलता है।
उसके चिल्लाने से मीरा का डर से पूरा शरीर ही कांप जाता है। वो अपने आप को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश करने में लग जाती है। मीरा बस वहां से भाग जाना चाहती थी। वो एक पल के लिए भी रुद्र के गुस्से से आग उगलती हुई आंखों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मिस्टर राठौर, छोड़िए हमें, मीरा सहमते हुए कहती है। मीरा, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि रुद्र सिंह राठौर क्या कर सकता है और रुद्र सिंह राठौर पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। रुद्र चिल्लाते हुए बोलता है और मीरा उसकी बातें सुनकर और ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि मीरा कुछ और बोल पाती, रुद्र अपने एक हाथ से मीरा की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है। मीरा की आंखें रुद्र के ऐसा करने से बड़ी हो जाती है। रुद्र बेरहमी से मीरा को किस करने लगता है और मीरा उसके सीने पर अपने हाथों से जोरों से मारने लगती है, लेकिन रुद्र का इस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो इस वक्त बहुत गुस्से में था और जैसे वो इस वक्त मीरा को उसकी गलती की सजा दे रहा था। बेबसी की वजह से मीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर उसके आंसुओं का रुद्र पर कोई असर नहीं होता। वो उसे रूडली और फोर्सफुली किस कर रहा था। कुछ देर बाद मीरा की सांसें उखड़ने लगती है। तब कहीं जाकर रुद्र अपने होठों से मीरा के होठों को आजाद करता है। रुद्र से अलग होते ही मीरा की आंखों में आंसू भरे बेहद नफरत भरी नजर रुद्र को देखती है और गुस्से में रुद्र को थप्पड़ मार देती है। एक बार फिर से मीरा रुद्र पर हाथ उठा देती है। थप्पड़ लगते ही रुद्र की आंखों में खून उतर आता है और अब उसका रौद्र रूप बाहर आ जाता है। वो फिर से मीरा को अपने नजदीक करके उसके होठों को एक बार फिर से अपने होठों से मिला लेता है। वो मीरा को एक बार फिर से किस करने लगता है। इस बार मीरा को किस करने के साथ रुद्र उसके होठों पर बाइट कर लेता है, जिससे मीरा को बहुत दर्द होता है। कुछ देर बाद रुद्र अपने होठों से मीरा के होठों को आजाद कर देता है। मीरा गुस्से में एक बार फिर से रुद्र को थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। नो मिस्टर त्रिपाठी, नो, अब फिर से ये गलती मत करना। अगर तुमने एक बार और मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें इसी तरीके से तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दूंगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो तुम्हें मेरे जवाब देने का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। आगे तुम्हारी मर्जी है, रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। ये सुनकर मीरा अपना हाथ पीछे कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जो रुद्र उसके साथ ये सब कर रहा है। क्यों वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, बेहद ही घटिया और बदतमीज इंसान है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े? आखिर चाहते क्या है आप? मीरा चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है। तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम मेरी हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात शायद अच्छे से समझ ही नहीं आई या फिर तुम समझना नहीं चाहती। लेकिन अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझा लिया और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें दूसरी तरह से समझाऊंगा। रुद्र एक एक शब्द पर जोर देते हुए मीरा से कहता है। उसकी बातें सुनकर मीरा हैरान और बेबस होकर उसे देखती है कि कैसे सामने वाला इंसान उस पर अपना हक जता रहा है। और मैंने भी आपसे कहा था कि मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसने चाहा खरीद लिया या किसी से छीन लिया, मीरा उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहती है। मीरा की बातें सुनकर रुद्र उसके करीब आकर मीरा को कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसका एक हाथ मोड़कर उसकी कमर से लगा देता है। और अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो मैं उसे हासिल कर ही लेता हूँ, या प्यार से या जिद से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होता है। रुद्र उसके चेहरे पर एक उंगली फिराते हुए कहता है। मुझे ना आपकी बात समझनी है और ना ही सुननी है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। मीरा उसकी पकड़ में कसमसाते हुए गुस्से से बोलती है। मिस्टर त्रिपाठी, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ, इतनी क्या जल्दी है? रुद्र उस पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए कहता है। क्या मतलब है आपका? मीरा बोलती है। ये सुनकर रुद्र अपनी पकड़ से मीरा को आजाद कर देता है और अपनी कोट की जेब में से कुछ पेपर्स निकालता है। उसके हाथों में उन पेपर्स को देखकर मीरा नासमझी से उसकी ओर देखती है। मुझे इन पेपर्स पर तुम्हारी साइन चाहिए, और वो भी अभी और इसी वक्त। रुद्र सामने मेज पर उन पेपर्स को रखते हुए कहता है और जाकर सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। साइन? और ये कौन से पेपर्स है? मीरा हैरानी से बोलती है। हाँ, साइन। मुझे इन पेपर्स पर तुम्हारी साइन चाहिए। तुमने मेरे ऊपर 2 बार हाथ उठाने की गलती की है और तुम्हारी उस गलती से मेरा लाखों रुपए का मोबाइल गिरकर टूट गया। तुम जानती भी हो वो मोबाइल स्पेशली जापान से बनकर आया था। कितना हाईटेक मोबाइल था जो तुमने तोड़ दिया। अब या तो तुम मेरे मोबाइल के पैसे दे दो या फिर इन पेपर्स पर साइन करो जिस पर लिखा है कि तुमने मेरा मोबाइल तोड़कर मेरा जो नुकसान किया है उसके लिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो। रुद्र आराम से राजा की तरह बैठकर मीरा से बोलता है। रुद्र झूठ बोलता है कि मीरा के उसे थप्पड़ मारने की वजह से उसका मोबाइल टूटा था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मीरा को डराकर उससे उन पेपर्स पर साइन कराने के लिए रुद्र ये सब कहता है। नुकसान? मैंने आपका कोई मोबाइल नहीं तोड़ा है, तो फिर माफी कैसी? और रही बात हाथ उठाने की, तो आपकी हरकतें ही ऐसी है। मीरा उसे गुस्से में कहती है। मिस्टर त्रिपाठी, मेरी हरकतें कैसी है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करना चाहती तो ठीक है, अब तुम अभी और इसी वक्त मुझे मेरे मोबाइल के पैसे वापस दे दो और साथ ही जेल भी जाओगी। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। रुद्र ये बोलकर अपने मोबाइल में नंबर डायल करने लगता है।
रुद्र के मुंह से पुलिस और जेल जाने की बात सुनकर मीरा डर जाती है। वो बिना किसी जुर्म के जेल नहीं जाना चाहती थी। मीरा, तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू इनके लाखों रुपए के फोन के लिए पैसे वापस कर सके, और ऊपर से ये इंसान इतना अमीर है, ये सच में तुझे जेल भिजवा देगा। जेल? नहीं नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। अरे साइन तो करना है, और कौन सा ये हमेशा यही रहने वाला है। और अब कुछ देर में सोनू भी तो आने वाली होगी। उसने मिस्टर राठौर को यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा, और ऊपर से ये जेल जाने की बात सुनकर वो तो बेवजह परेशान हो जाएगी। क्या करूं? मीरा अपने मन में डरते हुए कहती है। रुकिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, मीरा बोलती है। वेरी गुड, रुद्र मुस्कुराते हुए बोलता है और अपनी पॉकेट से पेन निकालकर सामने मेज पर रख देता है। मीरा आगे आती है और पेन उठाकर उन पेपर्स पर साइन करने लगती है। मीरा इतनी ज्यादा होपलेस हो जाती है कि उन पेपर्स को पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझती है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक माफीनामा ही तो है, और रुद्र ने जो कहा है उसे वही लगता है। इधर मीरा के पेपर्स पर साइन करने पर रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। मीरा, मुझे तुम्हारी ये बात अब बहुत अच्छी लगने लगी है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम तुम कर देती हो। अब तुमने जो बिना सोचे समझे इन पेपर्स पर साइन कर दिए, इससे तुम मेरे और करीब आ गई हो। अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मीरा को देखकर रुद्र अपने मन में कहता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।